इफ यू विल शूट फॉर द मून, इवन इफ यू विल मिस इट, यू शैल लैंड अमंग द स्टार्स। सारे क्वेश्चन को ईगो पर नहीं लेना है कि अरे ये मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। सारे क्वेश्चन के साथ लड़ना नहीं है। यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम और अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू वेस्ट योर वन फुल ईयर। दुनिया का कोई भी बच्चा यूपीएससी एस्पिरेंट ये नहीं कह सकता है कि उसने करंट अफेयर को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। भाई मैं इंटरव्यू देकर आया था और उसके 6 दिन के बाद, रिजल्ट आने के 6 दिन के बाद एग्जाम देकर मैंने निकाला है। बिना रिवीजन और प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला है। कीवर्ड्स को मिनिमम मैं 4 टाइम्स रिवाइज करूंगा, 5 टाइम्स रिवाइज करूंगा। बार बार लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना है मुझे, वो हैंड नोट्स को एटलीस्ट 5 टाइम्स पढ़ने हैं। जब आप कीवर्ड्स को पढ़ेंगे और जब मॉक टेस्ट आप देंगे, देन आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा कीवर्ड मेरे से पढ़ने वक्त छूट गया। तो फिर से उस नोट्स को अपडेट करना है। ये हमेशा चलता रहेगा। कीवर्ड आप आइडेंटिफाई तभी कर पाएंगे जब मॉक टेस्ट को आप ढंग से सॉल्व करेंगे। पहला रिवीजन जो है वो आपका 45 डेज में स्टैटिक प्लस करंट अफेयर का हो जाना चाहिए। सेकेंड रिवीजन शुड बी कंप्लीटेड बाय 31 ऑफ मार्च। थर्ड रिवीजन जो है उसके लिए आप 20 दिन देंगे और वो 20 अप्रैल तक खत्म हो जाना चाहिए। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। बार बार मॉक टेस्ट को देना है, उस साइकोलॉजी को समझना है। जाओ, जो क्वेश्चन आउट ऑफ द ब्लू आया है उस क्वेश्चन में जो साइकोलॉजी आप लगा रहे हैं, अगर वो साइकोलॉजी एग्जामिनर के साइकोलॉजी से मैच कर रही है, बिलीव मी यू आर ऑन राइट ट्रैक। अब आपका फ्री निकालने से कोई नहीं रोकने वाला। दोस्तों मैं आज आया हूँ यूपीएससी भवन, जहाँ 2023 बैच के स्टूडेंट की इंटरव्यू चल रही है और फॉर्चुनेटली आज हमारी मुलाकात दीपक सर से हुई है। दीपक सर मल्टीपल टाइम्स मेंस लिख चुके हैं और इंटरव्यू दे चुके हैं। सर 2024 की जो प्रीलिम्स होने वाली है उसके बारे में चाह रहा हूँ कि आप अब तक की जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। बच्चे किस तरह तैयारी करें, क्या उनकी नेक्स्ट 5 मंथ्स में प्रिपरेशन हो ताकि ही और शी कैन गेट सक्सेस इन प्रीलिम्स। जब आप प्रीलिम्स की ओर बढ़ते हैं तो जो मैंने एज ए एस्पिरेंट मैं अपने समय में फील किया और अभी भी जब बच्चों का प्रिपरेशन कराता हूं तो मुझे ऐसा फील होता है कि एटलीस्ट 3 टाइप्स ऑफ ऑब्स्टिकल एवरी सिंगल सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट फेस। फर्स्ट इज मेंटल ऑब्स्टिकल, सेकेंड इज फिजिकल ऑब्स्टिकल एंड थर्ड इज इमोशनल ऑब्स्टिकल। अगर बाय द वे मेरा मॉक टेस्ट में अच्छा मार्क्स नहीं आया देन व्हाट आई विल डू, तो प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू करता है, चीजों को टालना शुरू करता है कि चलो आज नहीं टेस्ट करते हैं, आज से 10 दिन बाद करेंगे, 10 दिन नहीं 20 दिन बाद करेंगे। एंड स्लोली बिलीव मी ऐसे ऐसे करके 4 महीने पार हो जाएंगे और वो 26 में आ जाएगा। दैट्स द सेकंड थिंग। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको ये महसूस होगा कि साथ में कोई दोस्त होता। तो मैं अभी फिर से आपको इन्विक्टस पोएम है, काफी अच्छा है, उसमें वो लिखते हैं कि आई शैल बी द मास्टर ऑफ माई फेट, आई शैल बी द कैप्टन ऑफ माई शिप। तो बेसिकली बोलने का ये मतलब है कि अपनी लाठी खुद बनिए, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। अभी 2 घंटे टेस्ट लिखने हैं, उसके बाद 4 घंटे एनालिसिस करना है। दिस इज वेरी मच ड्रेनिंग, आपको इमोशनली और मेंटली बहुत ज्यादा ड्रेन करेगा। लगेगा अरे 2 घंटे अभी टेस्ट दिया, 4 घंटे एनालिसिस कर रहा हूं, देयर आर टू मेनी लोडेड इंफॉर्मेशन, इसको कैसे रिटेन करें। तो ये रिटेंशन का जो इशू आता है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 5 दिन टेस्ट देंगे एंड देन दे वुड लीव दिस प्रोसेस होल्ड टुगेदर फॉर ड नेक्स्ट 1 मंथ। दैट इज अनदर बिग ब्लंडर। देखो, मुकद्दर का सिकंदर वही बनता है जो मेहनत करता है। ही ना वो कविता, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसको एकदम दिलो दिमाग पर बैठा लीजिए, कोशिश करना है। एंड थर्ड थिंग इज अकेलापन। आपको ये इमोशनल ऑब्स्टिकल आएगा, आपको लगेगा दिल्ली में है, पटना में है, मेरे पास फैमिली का सपोर्ट नहीं है, इमोशनल सपोर्ट नहीं है, तो मैं करूं तो कैसे करूं। उसको ओवरकम करना है और वो ओवरकम करने का तरीका हमेशा एक बात को दिमाग में बैठा लीजिए, आदमी शमशान या कब्र, सिंहासन और शिखर तीनों पर अकेला ही जाता है। तो अगर आपको शमशान का, अगर आपको सिंहासन पर जाना है या आपको शिखर पर जाना है, तो सीखना होगा कि अकेले रहकर कैसे वहां पहुंचे। पहला रिवीजन जो है वो आपका 45 डेज में स्टैटिक प्लस करंट अफेयर का हो जाना चाहिए। दैट इज आई एम गिविंग यू अंटिल 28th of February। फर्स्ट रिवीजन शुड बी डन। सेकेंड रिवीजन शुड बी कंप्लीटेड बाय 31st of March। 31 दिन में दूसरा रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए किसी भी हालत में।
थर्ड रिवीजन जो है उसके लिए आप 20 दिन देंगे और वो 20 अप्रैल तक खत्म हो जाना चाहिए। फोर्थ रिवीजन जो है वो आप 20 दिन देंगे और 10 मई तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगला 16 दिन इज योर बोनस। वो बोनस को हाउ यू वुड यूटिलाइज, इट इज अप टू यू। जितना प्लान वे में आप जाएंगे उतने अच्छे से उस बोनस को अप्लाई करेंगे। अब इन 45 दिन में, इन 30 दिन में, इन 20 दिन में अब आपको करंट अफेयर का सेग्रीगेशन कर लेना है कि मई से लेकर दिसंबर तक का पहले 45 डेज में कवर कर लेने हैं। देन अगले बार नेक्स्ट 30 डेज में आपको मई से लेके जनवरी तक का कवर कर लेना है। उसके नेक्स्ट 20 डे में मई से लेके फरवरी तक का कवर कर लेना है। उसके नेक्स्ट लास्ट फोर्थ रिवीजन में आपको मई से लेकर मार्च तक का कवर कर लेना है। इसका ये मतलब है करंट अफेयर नीड्स टू बी रिवाइज्ड एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स। 4 से 5 बार तो बिल्कुल रिवाइज करें। स्टैटिक पोर्शन सिमिलरली नीड टू बी रिवाइज्ड 4 to 5 टाइम्स। लेट मी टेल यू वन थिंग, रिवीजन एंड प्रैक्टिस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना रिवीजन और प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला है। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, आप हैंडमेड नोट्स कुछ ना कुछ आपका रेडी होगा पिछले 1 साल में, जो भी आपने पढ़ा होगा 6-7 महीने में, तो कीवर्ड्स को नोट कर लेना है। जैसे मैं बता देता हूँ, लक्ष्मीकांत जब मैं पढ़ता था आर्टिकल 15-16 में, तो वहां पे कीवर्ड था RSP फॉर आर्टिकल 15। इसका मतलब है रेसिडेंस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। और वो 16 में चेंज हो जाता है, वहां पर 2 और कैटेगरी ऐड हो जाता है। तो जब भी मैं रिवाइज करूंगा उन कीवर्ड्स को मिनिमम मैं 4 टाइम्स रिवाइज करूंगा, 5 टाइम्स रिवाइज करूंगा। अब बार बार लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना है, मुझे वो हैंड नोट्स को एटलीस्ट 5 टाइम्स पढ़ने हैं। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड, जब आप कीवर्ड्स को पढ़ेंगे और जब मॉक टेस्ट आप देंगे, देन आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा कीवर्ड मेरे से पढ़ने वक्त छूट गया। तो फिर से उस नोट्स को अपडेट करना है। जब भी आप मॉक देंगे, चाहे आप पॉलिटी का आप मॉक दे रहे हो, तो जब पहला पॉलिटी का टेस्ट दिए तो उसमें देखना है कि कौन सा क्वेश्चन जो पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत या बेयर एक्ट से आया और उसमें किस कीवर्ड के कारण मैंने ये मिस्टेक किया है। तो वो कीवर्ड को फिर से वो वाला जो आपने पहला जो कीवर्ड का जो नोट्स बनाया था उसमें अपडेट करना है। ये हमेशा चलता रहेगा। ये प्रोसेस फर्स्ट टेस्ट में भी होगा और जो लास्ट टेस्ट आप दीजिएगा प्री के पहले से 40 टेस्ट या 41 टेस्ट या 50 टेस्ट, आप मान लीजिए 50 टेस्ट दे रहे हो तो 50वां टेस्ट में भी वो अपडेशन करना है, बिकॉज वो हमेशा आपको काम आएगा। स्टैटिक को कवर कितने दिन में करना है? अगर पहला रिवीजन मैं 45 डेज में कर रहा हूं, सो मैं जनरली क्या करता था, 5 दिन में पूरा लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर लेता था। 5 डेज मैक्सिमम आई कैन अफोर्ड टू गिव टू पॉलिटी, 5 डेज टू हिस्ट्री। ऐसे करके उसको कंपार्टमेंटलाइज कर लीजिए कि 5 दिन में हिस्ट्री कंप्लीट कर लेना है, 5 दिन में पॉलिटी कंप्लीट कर लेना है। देखो, बिना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का ये एग्जाम नहीं निकलने वाला है। ये पूरा का पूरा एग्जाम जो है, इट नीड्स योर डिसिप्लिन्ड एफर्ट, डिटर्मिनेशन चाहिए आपको। तो अगर वो नहीं आप दे पा रहे हो, अगर आप स्टैटिक पोर्शन को ढंग से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, देन इट्स अ प्रॉब्लम। सर, स्टैटिक में आपने जो कीवर्ड्स बताया, तो कीवर्ड्स को कैसे हम पहचानेंगे ये कीवर्ड्स हो सकता है स्टैटिक में? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है एंड देन व्हेन यू वुड स्टार्ट। अब तनवीर जी जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट देने से आपको ये पता चलेगा कि कीवर्ड क्या हो सकता है कहीं भी। तो वो कीवर्ड आप तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और वो प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? जब आप वो मॉक टेस्ट को बार बार सॉल्व करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ये लग जाएगा यूपीएससी इस कीवर्ड पे ऐसे फोकस करता था, तो अगर वो कीवर्ड मैं कर लूं तो मेरे से ये ढंग से हो जाएगा। तो कीवर्ड आप आइडेंटिफाई तभी कर पाएंगे जब मॉक टेस्ट को आप ढंग से सॉल्व करेंगे। सर, ये रिसोर्सेज क्या होने चाहिए करंट अफेयर्स के लिए? क्या हम न्यूज़पेपर पर भी रिलाय करेंगे इस वक्त, या फिर कोई ऐसे नोट्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं उनके बने बनाए करंट अफेयर्स आते हैं, तो इस वक्त क्या करना चाहिए? क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए करंट अफेयर्स को लेकर नेक्स्ट 5 मंथ्स के लिए? करंट अफेयर का एनालिसिस जो है वो 3 स्टेजेस में होना चाहिए। फर्स्ट स्टेज है न्यूज़पेपर। आप एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर उठा लो, द हिंदू उठा लो या द इंडियन एक्सप्रेस उठा लो, कोई भी उठा लो। अब मैं क्या करता था वो भी बताता हूं। मैं 10-10 पेज या 12-12 पेज का शॉर्ट कॉपी टाइप का बनाता था नोट्स, और वो 12 पेज में जो प्री, जैसे हिंदू पढ़ा तो उसका 2 टॉपिक में सेग्रीगेशन करता था, कौन सा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो स्ट्रिक्टली प्रीलिम्स था उसको मैं क्या करता था कि 10 पेज का शॉर्ट नोट्स बनाया 1 महीने का, और उसमें
फर्स्ट पेज पे मैंने पॉलिटी लिखा, सेकंड पेज पे इंटरनेशनल रिलेशंस लिखा, थर्ड पेज पे मैं ज्योग्राफी लिखा, फोर्थ पेज पे ज्योग्राफिकल प्लेसेस इन न्यूज लिखा, फिफ्थ पेज पे नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखा, सिक्स पेज पे स्पेस मिशंस के बारे में लिखा, सेवेंथ प्लेस पे साइंस एंड टेक के बारे में लिखा। ऐसे कर करके आप टॉपिक्स को सेग्रीगेट कर लिए। अब आपके पास अपना हैंडमेड रिटन हिंदू का नोट्स या इंडियन एक्सप्रेस का पड़ा हुआ है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मैं क्या करता था, करंट अफेयर का कोई भी एक मैगजीन उठा लीजिए, जो भी अच्छा मैगजीन है, आप एक स्टैंडर्ड मैगजीन को उठा लो करंट अफेयर को, और उसको मैं 8 घंटे में फिनिश कर जाता था 1 महीने का। उसके बाद 5 से 6 घंटे में उसका क्रिस्प नोट अपने लैंग्वेज में मैं बना लेता था, और वो जो 6 पेज 7 पेज का जो नोट्स बना, उसको एटलीस्ट आई वुड रिवाइज 5 टाइम्स। मैं फिर से करंट अफेयर का मैगजीन नहीं देखता था, मैं उन नोट्स को एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स आई वुड रिवाइज। जो भी करंट अफेयर आप न्यूज अभी तक फॉलो किए हो पिछले 7 महीने में, ऐसा तो नहीं है कि बच्चा कंप्लीटली आज ही स्टार्ट कर रहा है, तो वो जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो करंट अफेयर है, उनका लिस्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, उनको बार बार रिवाइज करने हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं क्या करता था कि हिंदू का 10-10 पेज का अपना नोट्स होता था, तो मेरे पास मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 8 महीने का वो नोट्स होता था। जनवरी, फरवरी, मार्च का अपना बना लेता था। तो उन नोट्स को अब पूरा का पूरा मैं हिंदू 1 महीने का 1 दिन में कवर करता था, मात्र 2.5 घंटे में। तो ये एक तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि जो मैगजीन्स आपने अभी तक पढ़े हैं, उन मैगजीन का अगर क्रिस्प नोट आपके पास तैयार है, तो वो मान लीजिए कि आप 1 महीने का एक मैगजीन को 2.5 घंटे में आप वो कंप्लीट कर रहे हो। तो 1 महीने गुने टोटल 12 महीने हैं, तो 12 दिन इंटू 2.5 घंटे, टोटल 30 घंटे में आप पूरा मैगजीन कंप्लीट कर लोगे। दैट्स द वन थिंग। सेकंड ये है। थर्ड ये है कि दुनिया का कोई भी बच्चा यूपीएससी एस्पिरेंट ये नहीं कह सकता है कि उसने करंट अफेयर को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। तो उसके लिए करना क्या है, जब आप मॉक टेस्ट करोगे तो वहां पे यू वुड गेट टू मेनी क्वेश्चंस जिसके बारे में आपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी अभी तक नहीं सोचा है कि ऐसा भी करंट अफेयर हो सकता है। तो उन क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, उनका अलग इंडेक्स बनाना है। अभी से जो मॉक टेस्ट आप देंगे, ऐसा नहीं है कि टाइम की कमी है, 125 डेज आर मोर देन सफिशिएंट। भाई मैं इंटरव्यू देकर आया था और उसके 6 दिन के बाद, रिजल्ट आने के 6 दिन के बाद एग्जाम देकर मैंने निकाला है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप कंप्लीटली ब्लैंक हो जाते हो। अभी 125 दिन है, तो आराम से वो जो भी क्वेश्चंस आप मॉक टेस्ट में करेंगे, तो मॉक टेस्ट में जो भी करंट अफेयर का वैसा क्वेश्चन है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना है, उन कीवर्ड्स को गूगल पे सर्च करो और उसके बाद उसका इंफॉर्मेशन निकालो और उनको जॉट कर लो, छोटे छोटे पॉइंट्स में उसको नोट करके। अगर वो उस करंट वो मॉक टेस्ट में उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं दिया है तो आप वहां से कर लो। ऐसे करके आपके पास 3 सोर्सेज हो जाएंगे, एक तो मैगजीन का, एक अपना न्यूज़पेपर एनालिसिस का, और एक तीसरा वो। आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यूपीएससी। यूपीएससी उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है। अगर कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत डिफिकल्ट है, तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है। जो 12 लाख एस्पिरेंट जो एग्जाम में फिल फॉर्म किए हैं, 6 लाख जो बैठ रहे हैं, वो सबके लिए इक्वली डिफिकल्ट है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। इफ यू आर एबल टू अटेम्प्ट 90 क्वेश्चन अच्छे से, 90 क्वेश्चन में 60-70 क्वेश्चन विद 100% सर्टेनिटी, भाई कोई नहीं रोकने वाला, आराम से निकालोगे। मॉक को 3 वे एनालिसिस करना है। पहले समझ लीजिए कैसे करना है। इजी क्वेश्चंस जो कि आपने गलत करके आया है, अच्छा, इजी क्वेश्चंस का एक सिंपल इंडेक्स अलग बना लीजिए। देखिए कि क्यों गलती आपने किया, वो ब्लंडर आगे नहीं करना है। उसमें से कौन सा कीवर्ड ऐसा था जिस कारण से एक इजी क्वेश्चन जो कि इजीली हर बच्चा यूपीएससी जो एस्पिरेंट है उसको दे सकता है, वहां आपने गलती किया है, उसका इंडेक्स बना लेना है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड, आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन जो हैं, जो आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, उनका एक सेपरेट इंडेक्स बनाना है। उन क्वेश्चन में आपने ये देखना है कि आपने किनको अटेम्प्ट किया है, किनको छोड़ा है। जिन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट किया है, तो उनमें देखिए कि आपका परसेंटेज क्या है, आप कितना उसमें सही कर रहे हो। मान लो कि 50 क्वेश्चंस जो आए हैं वो आउट ऑफ द ब्लू है, उन 50 में से 35 यू अटेम्प्टेड, आपने 35 तनवीर जी अटेम्प्ट किया। जब 35 आप अटेम्प्ट करते हैं और उसमें से 50% आपका सही है, तो आप नेट पॉजिटिव हैं। इसका मतलब आपके पास कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, बल्कि वो गेस वर्क से यू आर समवेयर यू आर गेटिंग अराउंड 7+2 नियरली 14-15 मार्क्स पॉजिटिव। तो नेट पॉजिटिव कितना है वो देखना है। सेकंड,
जब आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो उस समय आपकी साइकोलॉजी क्या थी, क्यों आपने वो आंसर को चूज किया, वो आपको पता होना चाहिए। तुक्का नहीं मारना है, कैलकुलेटेड गेस वर्क करना है, इंटेलिजेंट, आपको इंटेलिजेंट बनना है वहां पे कि क्यों मैं इस आंसर पे पहुंच रहा हूं। तो अगर वो साइकोलॉजी आपका लगभग जो 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सही हो रहा है, उसमें अगर आपका सही बैठ रहा है, इसका मतलब यू आर ऑन राइट ट्रैक और आपको उसी धर्रे पे आगे जाना है, आपको उसी धर्रे को फॉलो करना है और समझना है। उसी साइकोलॉजी को नेक्स्ट टेस्ट में फिर अप्लाई कीजिए, देखिए कि क्या उस साइकोलॉजी से आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर करेंगे तो आप उस साइकोलॉजी को अडॉप्ट कीजिए। एग्जामिनर क्या सोचता है जब एग्जाम में क्वेश्चन वो सेट करता है कि बच्चा का साइकोलॉजी क्या होगा वो आंसर देने में, अगर वो समझ लेंगे आप, बिलीव मी, इट इज गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस और इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इवन इन प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में बिल्कुल एंग्जाइटी नहीं आने देगा, क्योंकि एंग्जाइटी जहां आया, बिलीव मी, यू आर गोइंग टू फ्लंक, फेल हो जाओगे। एंग्जाइटी बिल्कुल नहीं लाना है और उसका सबसे अच्छा तरीका है मॉक टेस्ट। बार बार मॉक टेस्ट को देना है, उस साइकोलॉजी को समझना है। जाओ, जो क्वेश्चन आउट ऑफ द ब्लू आया है उस क्वेश्चन में जो साइकोलॉजी आप लगा रहे हैं, अगर वो साइकोलॉजी एग्जामिनर के साइकोलॉजी से मैच कर रही है, बिलीव मी, यू आर ऑन राइट ट्रैक। अब आपका फ्री निकालने से कोई नहीं रोकने वाला। इफ यू विल शूट फॉर द मून, इवन इफ यू विल मिस इट, यू शैल लैंड अमंग द स्टार्स। अगर आप प्रैक्टिस अगर टफ क्वेश्चंस के साथ कर रहे हैं, इसीलिए तो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज वेरी मच सिग्निफिकेंट। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप एनालाइज करेंगे, यू वुड अंडरस्टैंड कि व्हाई दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड। मैं एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि अब तनवीर जी ने ये क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी ने कभी आपने सोचा कि क्यों पूछा मार्सुपियल वाला क्वेश्चन, व्हाई दैट क्वेश्चन वाज बेसिकली आस्क्ड। मार्सुपियल कंगारू क्या इंडिया में पाए जाते हैं? आपको खुद सोचना था वहां पे। क्या वो सिर्फ माउंटेन ग्रासलैंड में ही पाए जाते हैं? वहां तो ऑस्ट्रेलिया में इतना ज्यादा एरिड लैंड है, तो वहां बिल्कुल पाया जाता है। तो ये तो आपको खुद लॉजिक समझना है कि क्यों यूपीएससी क्वेश्चंस को ऐसे करके पूछ रहा है, और वो तभी होगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे और उसके पीछे का साइकोलॉजी को समझेंगे। मॉक टेस्ट में जो आपने जहां जहां गलतियां की है एनालाइज करके जो आपने उनका एक इंडेक्स बना लीजिए और वो हर मॉक टेस्ट के साथ उसको स्टेपल कीजिए। और जब लास्ट में टाइम आपका जो 16 दिन बोनस दे रहा हूं, वो रेस्ट करने के लिए नहीं दे रहा हूं, उन मॉक टेस्ट को पढ़ना है। और वो क्वेश्चंस जो आपने गलत किया था, उसमें मैंने 2 तरीके के क्वेश्चन बताए। पहला जो इजी वाला था उसको आप छोड़ सकते हैं, वो आपके माइंड में बैठ गया है, लेकिन जो आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन थे उसको फिर से देखने हैं, क्योंकि यूपीएससी वो सब क्वेश्चन पूछता है। सो गो थ्रू इट, उसका भी 4 बार रिवीजन मिनिमम कर लेना है। सीसेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पिछले 6 साल में पूछा है, 7 साल में पूछा है, उनको एनालाइज कीजिए। देखिए कि जो मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। वो क्वेश्चंस को यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अलावा बाहर में वैसे क्वेश्चंस जो अवेलेबल हैं उनको सॉल्व करना है। एटलीस्ट मैं अपने बच्चों को बोलता हूं कि एक वीक में 4 घंटे सीसेट को देना है किसी भी हालत में। सो राइट नाउ यू आर हैविंग से अराउंड 20 वीक्स, सो 280 घंटे आपको सीसेट के लिए बचा के रखने हैं। 27 क्वेश्चन जो रहेंगे वो कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा, वो इजी है, वो हर बच्चा आराम से कर सकता है। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? मैथ्स में। तो मैथ्स वाले को करना क्या है कि उसको प्रैक्टिस करना है। यहां पर भी सेम जो अभी तनवीर जी ने बोला, जो मैं बोल रहा हूं, प्रैक्टिस एंड रिवीजन मेक्स द मैन और वीमेन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस उसी क्वेश्चन को बार बार 10 तरीके से करें। मैं एग्जैक्टली वही क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, उस टाइप का और भी जो क्वेश्चन बन सकता है उनको देखना है, तो आइडेंटिफाई करना है प्रीवियस क्वेश्चन से और उसकी प्रैक्टिस से शुरू करनी है। बिल्कुल बिल्कुल आइडेंटिफाई। तो वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मान लीजिए कि हमने पार्टिकुलर क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि लगातार कंसिक्वेंटली 2-3 साल पे जा रहे, तो फिर उसके लिए हमें क्या करेंगे? फर्दर क्या हमारा जो है वहाँ पे एक्शन होगा? अगर 3 साल से एक ही टॉपिक से वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो तो टॉपिक और सिग्निफिकेंट हो गया। तो तनवीर जी उस केस में तो बार बार वैसे क्वेश्चंस को, और भी जैसे क्लास 10th का मैथ्स है, क्लास 11th का मैथ्स है, 12th का मैथ्स बुक में जो अगर वैसे क्वेश्चंस हैं तो उनको आप सॉल्व करो। और भी आप देखो कि उसको सेकंड थिंग एक और चीज है, देखो आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। मैंने सीसेट में कभी भी, मेरा हाईएस्ट जो रिकॉर्ड है वो 46 क्वेश्चंस का है, एंड एवरी टाइम कंफर्टेबली आई पास्ड इन सीसेट एक्सेप्ट 1 टाइम। तो हर बार 46 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, और उसमें से आप 40 क्वेश्चन सही करके आते हो तो 14 to 2.5 100 मार्क्स आपको लाने कितने हैं? टोटल 66। तो 100 उधर, अगर 6 गलत भी हुआ तो निगेटिव में आप गए,
5 मार्क्स 95 नेट है आपका, तो 66 लाने हैं। तो बेसिकली कोशिश ये करना है कि 80 में से 80 नहीं करने हैं। अगर आपका इंग्लिश काफी अच्छा है तो 80 में 26 तो आपको ऐसे ही मिल गया, आगे वो 26 को कर लेने हैं। उसके बाद मैथ्स का वो क्वेश्चन देखिए जो आपको लगता है कि अप्रोचेबल है। सारे क्वेश्चन को ईगो पर नहीं लेना है कि अरे ये मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। सारे क्वेश्चन के साथ लड़ना नहीं है। यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम और अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू वेस्ट योर 1 फुल ईयर। तो सारे क्वेश्चंस के साथ नहीं लड़ने हैं। देख लिया एक क्वेश्चन, 20 सेकंड मैंने समय दिया, अरे ये मेरे से नहीं होगा, ये मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है, इट्स ओके, लेट इट गो। आप 80 क्वेश्चन तक पहुंचिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस 80 में 46, 45, 40 भी अगर आप नेट करेक्ट करके आ रहे हैं 50 में, कोई नहीं सिलेक्शन रोकने वाला है। तो कोशिश ये करना है कि 66 प्लस किसी भी तरीके से आना है। कोशिश ये नहीं करना है कि 80 में 80 मैं सॉल्व करके आऊं। 20-20 क्वेश्चन का उस टॉपिक से लिस्ट निकाल लो, और उन 20 क्वेश्चंस को अगर आप मान लो 2 घंटे 3 घंटे में कर ले रहे हो, तो एक बार यहां वायरिंग हो गई कि ऐसे इसको सॉल्व करना है, तो इजीली आप कर लोगे। सर आज इस मुकाम पे हैं, इन्होंने एस्टेब्लिश कर ली है अपनी कोचिंग और बच्चों को पढ़ाते हैं, और काफ़ी अफोर्डेबल, क्योंकि ही हैज़ गॉन थ्रू द प्रोसेस, ओवरऑल प्रोसेस, और बहुत ही अपडेटेड हैं यूपीएससी को लेके। तो सर पटना में सिविल फोड़ो के नाम से एक सिविल कोचिंग शुरू की है, जहाँ पे यूपीएससी और बीपीएससी की पढ़ाई होगी, और अब तक की जो एक्सपीरियंस सर की है वो यहाँ पे काम आने वाली है, क्योंकि सर जो है एस्पिरेंट को दर्द को समझते हैं, इनको पता है कि स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं सर को। और अगर आप सर से कांटेक्ट बने रहना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और इनका जो यूट्यूब चैनल है उसकी भी लिंक मिल जाएगी। आप इजिली इनसे बात कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। इवन कि वैसे स्टूडेंट बिहार के हैं, उनके लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप जाके वहाँ सर से खुद इनकी कोचिंग में मिल सकते हैं। वो सारी डिटेल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। और ये बहुत अच्छी बात है, सर ने कोचिंग लॉन्च किया है, आप इनके कांटेक्ट में रहिए। जो भी बिहार के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, आपका काफी टाइम ले लिया मैंने। थैंक यू। चलिए 1 सेकंड, थैंक यू। थैंक यू।